जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के लिए आज मैं एक और बेहतरीन क्लास के क्लास नोट्स आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आपका मौर्य काल से बना था, तो आज मैं आपको मौर्य काल से संबंधित और जितने भी आपके क्वेश्चन जो संबंधित रहेंगे आगामी आपकी शिफ्टों में पूछे जाएंगे, जो है ना, संभावित प्रश्न जो रहेंगे आपके, उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा भी करने वाले हैं। तो करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको ये सारे पॉइंट भी कराने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आज की वीडियो से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यूएसए यानी कि अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई हैं। तो ये काफ़ी गर्व की बात है कि अमेरिका जैसे देश में भारत की तरफ से, या यूँ कहें भारतीय सिख धर्म की तरफ से पहली न्यायाधीश चुनी गई हैं। तो ये है आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह। ये प्रॉपर रूप से कहाँ रहती है, वैसे तो ह्यूस्टन, जो कि अमेरिका का एक शहर है, यहाँ रहती हैं। और जो आपकी न्यायाधीश ये चुनी गई हैं कहाँ से, तो टेक्सास शहर की न्यायाधीश चुनी गई हैं, ठीक है। देखिए मित्रों, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश बनी है, वो है आपकी केंताजी ब्राउन जैक्सन। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सिक्कों पर पहली बार किसी महिला के हस्ताक्षर होंगे, तो वो है यहाँ की वित्त मंत्री, जिनका नाम है जेनेट येलेन। कौन है? जेनेट येलेन। इसके साथ साथ आप सभी को मैंने उस दिन एक और क्वेश्चन बनाया था कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति कौन है? आपकी कमला हैरिस, ठीक है। तो ये भी आप सभी लोग याद रख लेना। और यहाँ की पहली लेस्बियन गवर्नर कौन बनी है, तो ये इनका भी नाम याद रख लेना। पहली लेस्बियन गवर्नर जो बनी है ये है मोरा हेली। कौन है? मोरा हेली। और अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वर्तमान में बहुत ही तगड़ा जो आपका एक जिसे हम बम चक्रवात के नाम से जानते हैं, एक तूफानी चक्रवात है ना, बर्फीला चक्रवात है जो आया हुआ है, और इसके कारण यहाँ पर आपका रेड अलर्ट जारी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और कुछ एग्जाम पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उन पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सभी पॉइंटों को आप बहुत ही पेशेंस के साथ देख लेना एक बार। देखिए, पूछा गया आपसे विश्व हिंदी दिवस 2023। जैसा कि आपको पता है कि विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को ही आपका क्या हुआ था, 1975 में पहली बार नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर आपका पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। और जब आपका विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसी वजह से आपका 10 जनवरी को क्या मनाने लगे, आपका विश्व हिंदी दिवस बनाया जाने लगा। और इसको पहली बार 2006 में बनाया गया, जब आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आपका पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। जबकि पहली बार आपका विश्व हिंदी सम्मेलन ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। एक और यहाँ पर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 का है और करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन और इसका जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? फिजी करेगा। फिजी एक आपका द्वीपीय देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ता है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। और इसकी राजधानी है सुबा। क्या है इसकी राजधानी? सुबा। आप सभी लोग याद रख लेना, इसकी राजधानी है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जुबा किसकी राजधानी है? जुबा किसकी राजधानी है? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि ये जो नोट्स वाली वीडियो है अदर चैनल पर कई साथियों के द्वारा क्या कर दी जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं। तो आप यदि इसकी ऑफिशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप KGF यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं प्रॉपर रूप से आपको डेली करंट अफेयर नोट्स और अन्य जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो रहती हैं आपके लिए देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग KGF कुमार गौरव फैमिली के नाम से इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं आपके लिए, जैसे कि विश्व हिंदी सचिवालय आपका कहाँ पर है? तो मॉरिशस में है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और पहली बार ये आपका 1953 में आयोजित किया गया था। कुल संविधान में भाषाएं कितनी हैं आपकी? तो ये आपकी 22 हैं। और हाल ही में एक और पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, कुल भाषा केंद्र आपके कितने होंगे? तो ये भी 22 ही होंगे।
ठीक है। अब आपके लिए कुछ एग्जाम पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन करिएगा मेरे साथ। पहले तो आप सभी लोग BBC जो न्यूज़ है आपकी, उसका एक आर्टिकल देख लीजिए। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अब आपका कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। देखिए, आज विश्व हिंदी दिवस मनाया गया आपको पता है 10 जनवरी को। ठीक है, आज का मतलब यानी कल। दुनिया भर में 60 करोड़ से अधिक लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। 60 करोड़ से अधिक लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। ठीक है। वैसे भारत में 400 से अधिक आपकी भाषाएं बोली जाती हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा, देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी भाषाएं पापुआ न्यू गिनी, आपने इसका नाम सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी, है ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ये द्वीप है आपका पापुआ न्यू गिनी। और यहाँ पर आपकी सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 800 भाषाएं यहाँ पर, 800 से ज़्यादा भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो जितनी भी बातें मैंने अंडरलाइन की हैं, एक बार इनको हम पुनः से दोहराएंगे। जैसे दुनिया भर में आपकी 60 करोड़ से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली आपकी तीसरी भाषा कौन सी है, हिंदी है। भारत में 400 से अधिक आपकी भाषाएं बोली जाती हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कहाँ बोली जाती हैं, पापुआ न्यू गिनी में। लगभग 800 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको देखिएगा। दुनिया, माफ़ करना, हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा, ये पॉइंट आपको याद हुआ। अब देखिए, अंग्रेजी आपकी सबसे पहले स्थान पर आ चुकी है। 150 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, आपके अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है। इससे पहले आपका जो पहले स्थान पर था वो थी आपकी मंदारिन। ठीक है, मंदारिन जो कि चीन की एक भाषा है, इसे 110 करोड़ लोग बोलते हैं। पहले ये पहले स्थान पर थी, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ चुकी है। ठीक है। अब अंग्रेजी ने अपना पहला स्थान कर लिया है और दूसरा स्थान आपका मंदारिन यानी चीन की भाषा ने कर लिया है। और अपना हिंदी तो आपको पता ही है, ये कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। 60 करोड़ लोग आपके हिंदी बोलते हैं, जबकि स्पेनिश भाषा आपकी 54 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। और देखिए, ये आर्टिकल किसका है, आपका BBC न्यूज़ जो हिंदी है, इसका ये आर्टिकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अब कुछ और हमारे एग्जाम पॉइंट हैं, उनको भी देखते हैं। देखिए, आपको पता है विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कब मनाते हैं, 10 जनवरी 1975 को। आपका जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 10 जनवरी 1975 को हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में। विश्व हिंदी दिवस का उद्घाटन 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखना कि घोषणा इसकी कब हुई थी, 10 जनवरी 2006 को, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा प्रतिवर्ष इसको घोषित किया गया। देखो, इसकी थीम क्या है, सबसे पहले आपको थीम देखनी है कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। इसकी ये क्या रखी गई, थीम रखी गई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को आपका क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। और वर्ष 1953 से इसको प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आयोजित करने की सलाह दी गई। ठीक है। और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल आपका 343 फर्स्ट, ठीक है, इसके बारे में प्रावधान इसका दिया गया है। देखिए, आपको ये भी पता होगा कि देश में 22 भाषाओं का उल्लेख है ना, अनुसूची 8 में ये आपका उल्लेख किया गया है। और जो आपका मूल संविधान था, इसमें आपकी 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं। ये 14 भाषाएं आपके सामने हैं, जैसे असमिया थी, बांग्ला थी, गुजराती थी, कन्नड़ थी, हिंदी थी, कश्मीरी थी, मराठी थी, मलयाली थी, उड़ीसा थी, पंजाबी थी, संस्कृत थी, तमिल थी, तेलुगु थी और उर्दू थी। इसके बाद कुछ संविधान संशोधन हुए और उसके माध्यम से आपकी 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो क्रमशः आपका 21, 71 और 92 कब कब हुए, 1967, 1992 और 2003। तो इसमें आपकी पहली भाषा जोड़ी गई, यानी 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। इसमें आपकी 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आपकी 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये भी आप सभी लोग पॉइंट याद रख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि भारत में भी अब एक 360 खिलाड़ी ने क्या ले लिया है, आपका 360 जो आपका एक खिलाड़ी बनने वाला है ना, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। पहले उसका क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा। तो पूरी तरह कैसा डिजिटल बैंकिंग राज्य आपका कौन सा बना है, तो केरल। हालांकि कुछ समय पहले हमने पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला जिला पढ़ा था,
वो जिला भी किसका था, केरल का ही था, त्रिशूर जिला। लेकिन अब पूरा का पूरा राज्य आपका कैसा बन गया, डिजिटल बैंकिंग वाला, यानी 100% बैंकिंग स्टेट आपका कौन सा है, केरल। केरल अपने आप में बहुत बड़ी अब उपलब्धि हासिल कर रहा है। हालांकि उपलब्धि तो बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन अब उसने सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का कार्य अपने नाम कर लिया है। जैसा कि आपको पता है, भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र केरल में खोला गया। विश्व का माफ करना, भारत का पहला पक्षी एटलस भी किसने जारी किया, केरल ने जारी किया। खुद का OTT प्लेटफॉर्म, खुद का इंटरनेट, ये सारी की सारी सुविधाएं कौन दे रहा है, आपका केरल दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रथम कार्य हो रहे हैं। देखिए, केरल की अगर बात करें हम लोग, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी को पता है, पिनरई विजयन है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वे हैं आपके मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 9 है, और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 141 है। ठीक है, ये सभी लोग आप लोग याद रख लेना। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। तो एक आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल भी एक आपका सेंटर है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है, अमेरिका में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपकी अमेरिका में है, जबकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी इंग्लैंड में है। ठीक है, तो हाल ही में आपका वैश्विक नेतृत्व के लिए जो पुरस्कार दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा, वो दिया गया है DY चंद्रचूड़ जी को। और DY चंद्रचूड़ कौन है, तो भारत के 50वें CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आपके DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी को जान लीजिए, इनके पिता काफ़ी फेमस व्यक्ति थे। इनके पिताजी थे आपके YV चंद्रचूड़, और ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, और ये 1978 से 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे थे, जज रहे थे, जो कि सर्वाधिक जजों में कार्यकाल करने वाले एकमात्र आपके जज थे। ठीक है, लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। देखिए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपके जजों की बात आई है, तो आइए हम कुछ इतिहास के सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और करंट अफेयर के भी, और वर्तमान में जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 49वें आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये थे UU ललित। ठीक है, ये NV रमन्ना के स्थान पर आए थे, और इनके स्थान पर DY चंद्रचूड़ जी आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जयकानिया। पहली भारतीय महिला सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है, आपकी फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखना ये केवल न्यायाधीश हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपकी मुख्य न्यायाधीश महिला बनी ही नहीं है। अब आप सभी को पता है कि 1773 में आपका क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और जब रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो 1774 में आपका कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसमें आपके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इसी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में आपके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो लिमनेस्टर थे, हाइट थे, चैम्बर्स थे। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 4 महिला जज हैं आपकी, जस्टिस वेला त्रिवेदी, जस्टिस नगरत्ना, जस्टिस हेमा कोहली, और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ये वर्तमान में आपकी सुप्रीम कोर्ट की 4 महिला जज हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स और स्टैटिक जीके से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट आपको साथ में कराऊंगा। आइए और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो आप सभी को पता है आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम था, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और वर्तमान में अब तक आकांक्षी ब्लॉक, इसमें आपके कितने ज़िले जुड़ चुके हैं, 112। लेकिन ये अब पुनः से, आप सभी लोग याद करना, 31 राज्यों और UT में इसको लॉन्च किया गया है पुनः से, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके उद्देश्य होता है, आकांक्षी मतलब आप सभी को पता है आकांक्षा है ना, एक प्रकार से क्या करना, किसी के लिए सोच विचार करना। देखिए इसका उद्देश्य जो है वो है सबका साथ सबका विकास। किसकी तरह, यानी समावेशी विकास हम कह सकते हैं।
सभी को साथ में लेकर चलना इसका उद्देश्य होता है समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अब ये 2023 में कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो 31 राज्यों और यूटी में इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से। ठीक है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो उद्देश्य आप सभी लोग याद रखना, आपको ये प्रोग्राम याद हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं, और इस पर भी हम चर्चित प्रश्नों पर, सारे फैक्टों पर बात करेंगे, और बहुत ही पेशेंस के साथ आप इस क्वेश्चन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पूछा गया है आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आपदा संभावित क्षेत्र हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो ये है आपका जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा इसका नाम काफ़ी बार। काला पानी और जो लोपी लेक दर्रा था आपका, ये भारत और किसके साथ विवादित था? नेपाल के साथ। तो ये वही चमोली ज़िला है, और इसी चमोली ज़िले में आपका क्या है? जोशीमठ। देखिए, आपने जोशीमठ का नाम भी सुना होगा। जोशीमठ के साथ साथ 3 अन्य जो आपके मठ थे, उनकी आधारशिला रखी गई थी उत्तराखंड में। एक गुरु थे जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। ठीक है, अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है आपका जोशीमठ? तो इसका चर्चा में बने होने का कारण ये है कि यहाँ की भूमि में धंसाव हुआ है, और जब भूमि में धंसाव होगा तो घरों में और सड़कों में क्या पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी। तो जोशीमठ के ऐसे 40% इलाके हैं जहाँ पर ये दरारें देखी गई हैं। ठीक है, तो 2022 में इसके लिए एक समिति बनाई गई, और समिति जब बनाई गई तो उस समिति का नाम आप सभी लोग याद रख लेना, डॉक्टर रणजीत सिंह सिन्हा समिति बनाई गई। और इस समिति ने आपकी रिपोर्ट दी 2022 में, और कहा क्या कि जो आपकी धंसाव आ रहा है भूमि में और घरों में, जो दरार आपकी पड़ रही है, सड़कों में जो दबाव आपका पड़ रहा है, वो उसका कारण है कि टनल प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है ना। जब टनल प्रोजेक्ट आपका चलेगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें काम करेंगी, और जब बड़ी बड़ी मशीनें काम करेंगी तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन जब होगा तो जो भी आपका आसपास का इलाका होगा उसमें क्या हो जाएंगी? कुछ दरारें पड़ सकती हैं। उसने ये जो रणजीत सिंह सिन्हा समिति थी, उसने अपनी इस रिपोर्ट में बताया। हालांकि इस पर पहले भी आपकी रिपोर्ट बैठ चुकी थी, 2021 में भी इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, और तब इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जोशीमठ जो आपका बसा हुआ है वो चट्टान पर बसा नहीं है, ये रेत के टीलों पर बसा हुआ है। और जब ये रेत के टीलों पर बसेगा तो मिट्टी क्या करती है? अपरदन करती है, और जब मिट्टी अपरदन करेगी तो कोई भी उसके ऊपर एक सॉलिड चीज़ रखी होगी तो उसमें क्या पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी। तो इसका एक कारण ये भी बताया गया है। अब इसका कारण, मेन कारण क्या है, ये अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जहाँ मानव रहेगा वहाँ पृथ्वी का दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जोशीमठ भी आपका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मानव गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर भूमि में धंसाव और घर सड़क में क्या पड़ रहे हैं? आपके दरार पड़ रही हैं। ठीक है, जोशीमठ मैंने आपको बता दिया, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित एक मठ है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? इमोइनु इरप्पा महोत्सव। तो इमोइनु इरप्पा महोत्सव है आपका मणिपुर का, मणिपुर की राजधानी का इम्फाल, और किसके द्वारा इसे बनाया जाता है? तो मेटी समुदाय है का, इसके द्वारा बनाया जाता है। मणिपुर के सीएम आप सभी को पता होंगे कौन है? एन बीरेन सिंह। देखिए, मणिपुर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे संगाई महोत्सव मणिपुर का है, लोकटक झील मणिपुर की है, और इसी लोकटक झील पर आपका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे केवुल लैमजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। सिरौ लिली उत्सव, ये भी आपका कहाँ का है? मणिपुर का ही है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे आपके लिए मणिपुर से, इनको भी आप सब लोग याद रख लेना। अब बात करते हैं आपके भारत के 360 जो आपके बल्लेबाज बनने वाले हैं, और मैं तो कहता हूँ ये बन चुके हैं। ठीक है, मेरा तो मानना यही है। देखिए, एक बैंक का नाम आपने सुना होगा, ICICI बैंक, है ना। तो हाल ही में ICICI बैंक प्रोड्यूसियल जो आपके लाइफ इंश्योरेंस है, इसके द्वारा 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान चलाया गया है। ICICI बैंक ऐसा समझ लीजिए, इसके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित आपका 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान। 360 का मतलब क्या होता है? यानी कि चारों ओर से, तो आपकी चारों ओर से आपकी क्या किया जाए? वित्तीय सुरक्षा की जाए।
यानी मान लीजिए आपकी किसी भी दुर्घटना में कैसे भी कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाती है तो 360 यानी आपकी सुरक्षा की जाए, और वो भी कैसी, वित्तीय सुरक्षा की जाए। तो उसके लिए आपका ये अभियान स्टार्ट किया है आईसीआईसी बैंक ने। देखिए मित्रों, आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। 5 जून 1994 को इसकी स्थापना हुई, आज से 29 वर्ष पहले, आज से नहीं कहेंगे, यानी 29 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। वडोदरा गुजरात में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो उसके जो 360 अभियान के लिए साइन किया है, इसको किसको साइन किया है, आपके सूर्य कुमार यादव को इसके लिए साइन किया है। ये इसके एक प्रकार से क्या होंगे, ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सूर्य कुमार यादव वर्तमान स्थिति में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और इनके शॉट्स जो हैं वो एक प्रकार से 360 एंगल पर ही होते हैं, यानी ये किधर भी मार सकते हैं, कुछ पता नहीं होता इनके एंगल का। तो इसके लिए है ना, इसको 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान का क्या किया गया, ब्रांड एम्बेसडर, इसके लिए इन्हें साइन किया गया है। सुरक्षा, जीवन सुरक्षा सभी प्रकार और सभी ओर से हो सके, इसके लिए इसकी क्या की गई है, इनको बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केसरी नाथ त्रिपाठी, इनका निधन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और यूपी में विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रयागराज में इनका हाल ही में निधन हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला आपके लिए, लता मंगेशकर जी, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपका कल पीईटी परीक्षा में पूछा गया था, तो इस वजह से मैंने आपको ये पूरी डेट आपसे पूछी गई थी, इस वजह से इससे मैंने लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया है। तो लो स्मोक मतलब कम आपका धुआं हो, और सुपीरियर हो आपका कैसा, मिट्टी का तेल, तो इसको लॉन्च किया आपका बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक आपकी महाराष्ट्र कंपनी है। इसके द्वारा भारतीय सेना के लिए मिट्टी के तेल की ये नई आपकी क्या की गई है, तकनीक लॉन्च की गई है। कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बीपीसीएल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। तो चित्तौड़गढ़ आपका कहाँ है, राजस्थान में है, और आपके जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप अगर सभी लोग आंसर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जिसको पता होगा वो तो ज़रूरी करना, और जिसको ना पता हो वो एक बार कमेंट बॉक्स चेक करके उसकी लाइक कर देना, जिसने भी इसका आंसर किया है। देखिए, सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, कमेंट बॉक्स बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोग इस चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए। तो आइए मैं आपको अब मौर्य वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सभी लोग जी तोड़ मेहनत करके इन क्वेश्चनों को देख लेना एक बार। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन संपूर्ण भारत था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त पहला ही क्वेश्चन आपका, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन संपूर्ण भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तंगाड़ का निर्माण उज्जैन पर्वत पर एक सेतु बनाकर किया था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लेना। अशोक ने अपने शासनकाल में 25 बार बंदियों को मुक्त किया था, ठीक है। अशोक के राज्य में सीमावर्ती राज्य कौन कौन से थे, तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी और यवनराज। अशोक के राज्य के ये सीमावर्ती राज्य थे आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक ने जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष संपन्न कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध ग्रहण को क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ये कल आपका बना था क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने बुद्ध धर्म प्रचारकों के माध्यम से इस धर्म को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया में पहुंचाया। तो आज आपका जो बौद्ध धर्म है इन सभी देशों में अपनाया जाता है, ठीक है। एशिया है आपका, चीन है, जापान है, तिब्बत है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इन सब में आपका ये बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं अपनाया जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली और राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया, ठीक है। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी स्तंभ लेखों में अशोक ने उन आदेशों का उल्लेख किया है जिनमें उसने महामंत्रों का संघ भेद रोकने की आज्ञा दी है।
नेक्स्ट, रानी के स्तंभ लेख कौशाम्बी में अशोक की पत्नी कारुबाकी द्वारा किए गए दान का वर्णन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखते रहना, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। अशोक ने एरोगुड़ी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि से दाएं से बाएं की ओर लिखवाया था। ठीक है, अशोक ने महास्थान लेख में अन्न भंडार के विषय में जानकारी दी है। अशोक ने एकाश्म स्तंभों का सबसे अच्छा उदाहरण सारनाथ का सिंह स्तंभ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकिंसा स्तंभ में शीर्ष पर क्या बना हुआ है? आपका हाथी। रुम्मनदेही अभिलेख आप सभी को पता है, या रुम्मनदेही स्तंभ का सबसे छोटा केवल 21 फीट ऊंचा, ये शीर्ष पर क्या बना हुआ है? आपका घोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, 1837 में अशोक के लेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, 1750 में टीलो फेंतर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक का 2 लिपियों का शिलालेख या द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है, सार ए कुना, जो कि कंधार से प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको। फाहियान के अनुसार अशोक ने 8 पुराने स्तूपों को खुदवाकर उनके अवशेषों पर करीब 84,000 स्तूप बनवाए। नेक्स्ट है आपका, महाधिकारियों की धर्म प्रचार यात्रा को अनुशयान कहा जाता है। अर्थशास्त्र में सूत्रों को यानी शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। पतंजलि ने महाभाष्य से पता चलता है कि मौर्य काल में देवताओं की मूर्तियों को बेचा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ और इस साम्राज्य के अंतर्गत आपका प्रमुख वंश उपजे, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए आपका, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौटिल्य ने उस स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। ठीक है, अनिष्कासिनी किसको कहा गया? वे स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो ये आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ लल्लन टॉप बेहतरीन से क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रखे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।